हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। चलिए बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक लोकसभा के बारे में। ऐसा सुनने में आ रहा है काफ़ी टाइम से कि लोकसभा की सीटों को 800 से ऊपर किया जा सकता है। और ये सिनेरियो क्यों पैदा हुए हैं, इसका रीज़न है, जैसे कि हम जानते हैं अक्टूबर 2022 में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और उस बिल्डिंग में देखा गया है लोकसभा की सीट्स की कैपेसिटी 800 प्लस रखी गई है। वहीं से आइडिया लगाया जा सकता है कि लोकसभा की सीट्स को बढ़ाया जा सकता है केंद्र की सरकार के द्वारा आने वाले टाइम में। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक को और डीपली कि ऐसे क्या सिनेरियो है, किस बेसिस पे लोकसभा की सीट को बढ़ाया जा सकता है और क्या प्रोविज़न है सीट्स को बढ़ाने के। चलिए जानते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में ये देखा जा रहा है, जैसे कि हम जानते हैं इंडिया दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बन चुकी है। 2023 में इंडिया ने चाइना को ओवरटेक करके दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री बन गई है। और हम जानते हैं कि अक्टूबर 2022 में ही भारत में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाई गई है और जिस पे खर्चा हुआ 971 करोड़ रुपए और इसकी कैपेसिटी है 888 सीट्स फॉर राज्यसभा। और यहीं से बातें शुरू हो गई है कि लोकसभा की सीट्स को इंक्रीज किया जाएगा, क्योंकि इतनी नंबर ऑफ सीट्स को बनाने का मतलब है कि लोकसभा की सीट्स को बढ़ाया जा सकता है। चलिए जानते हैं प्रेजेंट सिनेरियो क्या है लोकसभा का। एट प्रेजेंट लोकसभा की 550 सीट्स हैं। पहले 2020 तक ये सीट्स थी 552, बट 2 सीट्स थी एंग्लो इंडियंस की। इन एंग्लो इंडियंस की सीट्स को 2020 में ख़त्म कर दिया गया, वैनिश्ड कर दिया गया। अब एट प्रेजेंट टोटल सीट्स है 550। एट प्रेजेंट देखा जाए तो प्रेजेंस है 543, जिनमें से यूटी से 19 एमपीस है और 524 जो हैं राज्यों से डायरेक्ट एमपीस रिप्रेजेंटेशन देते हैं लोकसभा में। चलिए जानते हैं 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973 क्या बोलता है। जैसे कि आर्टिकल 81 में ये चीज़ मेंशन की गई थी उस समय कि लोकसभा की सीट्स को मैक्सिमम 500 रखा जाएगा, इससे ऊपर लोकसभा की सीट्स को बढ़ाया नहीं जाएगा। ये चीज़ मेंशन की गई थी 1973 से पहले। बट 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत ये चीज़ हुई कि पॉपुलेशन भी भारत की इंक्रीज हुई है, तो उस हिसाब से अलग अलग स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो इस अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया और इस एक्ट के अंतर्गत ये चीज़ डिसाइड हुई कि लोकसभा की मैक्सिमम सीटें हो सकती है 525। इससे पहले थी 500। 31st अमेंडमेंट एक्ट ने कर दिया मैक्सिमम सीट्स होंगी लोकसभा की 525। चलिए जानते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 क्या बोलता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया 1976। जैसे कि हम जानते हैं 1973 से पहले लोकसभा की सीटें थी 500। फिर 1973 में ये चीज़ डिसाइड हुई कि लोकसभा की सीटों को इंक्रीज किया जाएगा, कितना, 525। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने ये चीज़ डिसाइड की कि लोकसभा की सीटों को इंक्रीज किया जाएगा और ये इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, 545। 545 सीटें बढ़ा दी गई लोकसभा की 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 76 के अंतर्गत। एक और चीज़ इस एक्ट से पास की गई कि 2000 तक लोकसभा की सीटों को फ्रोज कर दिया गया। इट मीन्स कि अब 2000 तक कोई भी लोकसभा की सीट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। तो 2000 तक भारत में लोकसभा की सीटें होगी 545। चलिए जानते हैं 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 क्या बोलता है। तो जैसे कि 42nd में डिसाइड था कि 2000 तक कोई भी लोकसभा की सीट्स को आगे फर्दर इंक्रीज नहीं किया जाएगा 545 से। तो इस एक्ट ने 84th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट लाया गया 2001 में। इसके अंतर्गत ये डिसीजन लिया गया कि लोकसभा की सीट्स को 2026 तक फ्रोज किया जाता है। मीन्स 2026 तक लोकसभा की कोई भी सीट नहीं बढ़ाई जाएगी। इट मीन्स नो चेंज इन लोकसभा सीट्स, चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है
चाहे कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, फिर भी 2026 तक लोकसभा की सीट्स को बढ़ाया नहीं जाएगा। तो इस सिनेरियो के बेस पे आर्टिकल 81 क्या डिसाइड करता है कि लोकसभा की सीटें 550 से ज़्यादा नहीं होंगी। जैसे कि हम जानते हैं 2020 में लोकसभा की सीटें थी 552, पर 2020 में एक्ट के अंतर्गत 2 एंग्लो इंडियन सीट्स को डिक्रीज कर दिया गया, तो 500 सीटें रहेगी, तो 550 सीटें रहेगी टोटल लोकसभा की। तो एट प्रेजेंट आर्टिकल 81 डिफाइन करता है कि लोकसभा की सीटें 550 से ज़्यादा नहीं होंगी इलेक्टेड, क्योंकि जो नॉमिनेटेड थी एंग्लो इंडियंस की वो डिलीटेड है। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ही डिसाइड किया था कि 2026 तक कोई भी लोकसभा की सीट नहीं बढ़ाई जाएगी। चलिए जानते हैं सीट्स एज पर करंट पॉपुलेशन क्या डिसाइड करता है। एक्सपर्ट का कहना है कि आर्टिकल 81 जो कि लोकसभा की सीट्स के बारे में डिफाइन करता है, तो इसके अकॉर्डिंग सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इक्वल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मींस एमपी की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए लोकसभा में। इसीलिए आर्टिकल 81 को अमेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट डीलिमिटेशन कमीशन के बेसिस पे देखा जाए तो 2023 में भारत की पॉपुलेशन में काफ़ी ग्रोथ देखी गई है, और जो प्रीवियस सीट्स को डिसाइड किया गया है वो प्रीवियस सेंसस के अकॉर्डिंग किया गया है। इसीलिए आर्टिकल 81 को अमेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसीलिए ये मेंशन किया जाता है एक्सपर्ट द्वारा कि नया फॉर्मूला लाया जाएगा, लोकसभा की सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और वो भी किया जाए करंट पॉपुलेशन के बेसिस पे, क्योंकि करंट पॉपुलेशन के बेसिस पे ही अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तभी एक जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन आएगी स्टेट्स की लोकसभा में। एट प्रेजेंट जो लोकसभा की सीट्स हैं वो पॉपुलेशन बेसिस है 1971 का। 1971 के सेंसस को फॉलो करते हुए एट प्रेजेंट लोकसभा की 550 सीटें डिसाइड की गई हैं। चलिए जानते हैं अगर पुराना फॉर्मूला ही यूज में लाया जाता है तो क्या होता है। एट प्रेजेंट तो जो हमें पता है कि लोकसभा की सीटें हैं 550 और राज्यसभा की सीटें हैं 250। अगर पुराने फॉर्मूले को ही फॉलो किया जाता है लोकसभा की सीट्स को इंक्रीज करने के बेसिस पे, तो लोकसभा की सीटें देखी जाएगी 848। अगर पुराना फॉर्मूला जिस बेसिस पे 1971 में पॉपुलेशन के बेस पे देखा गया है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन पे अगर वही फॉर्मूला अपनाया जाता है तो उस बेसिस पे लोकसभा की सीट्स बढ़ के हो जाएंगी 848, और यूपी से देखी जाएंगी मैक्सिमम 143 सीट्स। बट अगर इसी सिनेरियो को फॉलो किया जाता है तो देखा जाता है कि लोकसभा की सीटें केरला से 20 की 20 ही रहती हैं एट प्रेजेंट के बेसिस पे, क्योंकि यूपी में काफ़ी ग्रोथ देखी गई है 1971 के मुकाबले 2023 में पॉपुलेशन में। वहीं केरला में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखी गई है, इसीलिए अगर पुराने फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है तो लोकसभा की सीट्स केरला से 20 ही रिप्रेजेंटेशन आती है। अब चलिए ये मुद्दा क्यों उठ रहा है सीटों को बढ़ाने का, तो डिमांड है सदर्न स्टेट्स की, दक्षिण भारत की राज्यों की डिमांड है सीटों को इंक्रीज करने की। एक्चुअली ये मुद्दा उठाया गया सदर्न स्टेट्स के द्वारा, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए पार्लियामेंट में। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ की डिमांड की है कि एमपीज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हर स्टेट से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए उस पॉपुलेशन बेसिस पे, और उस राज्यों को प्रॉपर तरीके से न्याय मिले पार्लियामेंट में। इसीलिए सदर्न स्टेट्स ने ये डिमांड की है कि लोकसभा की सीट्स को बढ़ाया जाए और उनके राज्यों से रिस्पेक्टिव एमपीस और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दे पार्लियामेंट में, जिसके कारण वो अपने राज्यों की डिमांड्स को केंद्र के सामने पार्लियामेंट में रख पाए। चलिए जानते हैं नए डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो ऐसे सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार जल्द ही न्यू डीलिमिटेशन कमीशन की स्थापना करेगी और इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। डीलिमिटेशन कमीशन को एक और नाम भी दिया जाता है बाउंड्री कमीशन। इसके अंतर्गत ये डिसीजन लिया जाएगा कि लोकसभा की सीटों को फिर से डिसाइड किया जाएगा पॉपुलेशन बेसिस पे, और राज्यों की असेंबली सीट्स की रिप्रेजेंटेशन भी देखी जाएगी पॉपुलेशन के बेसिस पे, क्योंकि पिछले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी हुई है,
तो लोकसभा की सीट्स भी बढ़ेंगी और रिस्पेक्टिव राज्यों की विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। बट ये सारे सिनेरियो देखे जाएंगे 2026 के बाद, क्योंकि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में मेंशन किया गया है कि 2026 तक पार्लियामेंट की सीट्स को फ्रोज किया जाता है, इसलिए 2026 के बाद ही सीटों में इंक्रीमेंट देखा जा सकता है। जो लास्ट डीलिमिटेशन कमीशन था 2000 में, उसके मुखिया थे कुलदीप सिंह। तो लास्ट डीलिमिटेशन कमीशन की अध्यक्षता की है कुलदीप सिंह ने, और ऐसा माना जा रहा है जो नया डीलिमिटेशन कमीशन है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं रंजना प्रकाश। अब चलिए जानते हैं डीलिमिटेशन कमीशन में अपॉइंटमेंट कौन करता है, कौन इस कमीशन की अपॉइंटमेंट करता है। तो डीलिमिटेशन कमीशन की अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इस क्वेश्चन को देखा जा सकता है। तो डीलिमिटेशन कमीशन की अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट द्वारा, और यही डीलिमिटेशन कमीशन किसके साथ कोलैबोरेशन में काम करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है कि किस राज्य से कितनी सीट्स होनी चाहिए इलेक्शन से रिगार्डिंग। इसीलिए डीलिमिटेशन कमीशन और इलेक्शन कमीशन दोनों कोलैबोरेशन में मिलकर काम करते हैं। इस कमीशन के मेंबर होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रिस्पेक्टिव स्टेट्स के इलेक्शन कमिश्नर्स। ये सारे मेंबर्स मिलके डीलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं और ये सब डिसाइड करते हैं किस राज्य की कितनी विधानसभा सीट्स होंगी और कितनी लोकसभा सीट्स की रिप्रेजेंटेशन होगी पार्लियामेंट में। चलिए जानते हैं पिछले कुछ डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो आर्टिकल 82 भारत के संविधान का एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि उन्होंने डीलिमिटेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था हर एक सेंसस के बाद। तो डीलिमिटेशन एक्ट जो है वो आया है आपका 1952 में। तो आर्टिकल 170 भी डिसाइड करता है, जिसके अंतर्गत स्टेट्स को डिवाइड किया गया है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डीलिमिटेशन एक्ट के बेसिस पे। इट मींस कि हर राज्यों से अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है विधानसभा में और अलग अलग नंबर की रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में। तो आर्टिकल 170 डिसाइड करता है स्टेट्स के लिए। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट लिमिटेशन कमीशन को बनाया गया था 1950-51 में और इलेक्शन कमीशन की हेल्प से। फिर बाद में पार्लियामेंट ने ही एक्ट पास कर दिया 1952 में कमीशन आया डीलिमिटेशन कमीशन। तो पहला डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो था उसको लागू किया गया 1952 और पहला ही ये डीलिमिटेशन कमीशन था। अभी तक भारत में 4 डीलिमिटेशन कमीशन आए हैं। एक है 1952, दूसरा है 1963, तीसरा है 1973 और जो लास्ट डीलिमिटेशन कमीशन है वो 2002 में। इनके अंतर्गत 1952 के एक्ट, 1962 और 1972 और 2002 में आए हैं। और ऐसा देखा गया है सेंसस 1981, 1991 के सेंसस में कोई भी डीलिमिटेशन नहीं की गई है, क्योंकि 1976 में ही डिसाइड किया गया था कि 2000 तक कोई भी सीट्स को इंक्रीज नहीं किया जाएगा। इट मीन्स कोई भी डीलिमिटेशन नहीं की जाएगी। और 2001 के कमीशन ने, जिसकी अध्यक्षता कुलदीप सिंह जी ने की थी, इस डीलिमिटेशन कमीशन ने डिसाइड किया कि 2026 तक कोई भी डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बनेगा। इट मीन्स कि 2026 तक लोकसभा की कोई भी सीट्स इंक्रीज नहीं होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।